हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ प्राइम एजुकेशन। और ये यूनिट एंड डायमेंशन की थर्ड क्लास है। हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सीखेंगे। सीखने से पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि देखिए, इन लेक्चर्स में हम लोग इलस्ट्रेशंस तो लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग लेते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा भी लेक्चर्स के ऊपर डिपेंडेंट ओनली न्यूमेरिकल्स की भी अलग से वीडियो बनाई जा रही है। ये कहाँ मिलेगा? जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चेक कर सकते हो। जैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैट का पहला चैप्टर खोलोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला, उसके अंदर आपको पहले मिलेगा क्या? वीडियो कंटेंट, वीडियोस होंगे, वीडियो लेक्चर। उसके बाद मिलेगा क्लास नोट्स। उसके बाद आपको मिलेगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेक्चर 1 टू लेक्चर 11। लेक्चर 1 से 11 तक जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है वो हमने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के वीडियोस है वो, ठीक है ना। उसके अंदर कोई भी थ्योरी नहीं है। तो ऐसे करके हर चैप्टर्स के हम लोग अलग से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स होंगे। जैसे जैसे वहाँ पे 1 टू 11 लेक्चर के बेसिक न्यूमेरिकल्स बना दिए। अब आने वाले लेक्चर्स के और बेसिक न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे और कुछ एडवांस न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। इसके साथ साथ लास्ट ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसके भी न्यूमेरिकल्स आपके पास होंगे। तो न्यूमेरिकल्स को आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि कैसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है। तो देखो क्या लिखा हुआ, टू चेक डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। तो कोई फिजिकल रिलेशन वास्तव में करेक्ट है या नहीं, इसको इसका हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से इसको चेक कर सकते हैं। अब देखो क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, the dimension of each term on both side of an equation must be same। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ईच टर्म के डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपने एक इक्वेशन पढ़ा है क्लास 9th में, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में v है और राइट हैंड साइड में है u प्लस ए टी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ईच टर्म, प्रत्येक टर्म, ईच टर्म का जो डायमेंशन है वो होना चाहिए सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईच टर्म कौन से है? एक टर्म है फाइनल वेलोसिटी, एक टर्म है इनिशियल वेलोसिटी और एक टर्म है हमारे पास एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ये तीन टाइम है, सॉरी ये तीन टर्म है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार इन तीनों टर्म्स के जो डायमेंशन है वो सेम होने पड़ेंगे। अब देखो वेलोसिटी डायमेंशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू टी टू द पावर -1, ये इसका डायमेंशन है। आपको पता होगा वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड को ऊपर लेके आओगे तो मीटर अपॉन सेकेंड, अपॉन को ऊपर लेके आओगे तो -1। ये क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, आखिर इनिशियल वेलोसिटी जो भी है एक वेलोसिटी ही है ना, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल टी टू द पावर -1। अब देखते हैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लेंथ पर टाइम का स्क्वायर। ये तो हो गया एक्सीलरेशन, इसके साथ एक टाइम भी लिखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये टाइम के साथ ये टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी डायमेंशनल आ जाएगा फॉर्मूला एल टी टू द पावर -1। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि हर टर्म का, चाहे वो साइड हो या राइट हैंड साइड हो, हर टर्म का डायमेंशन क्या है? सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो हम बोलेंगे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है, ठीक है ना। अब हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली टर्म्स which have same dimension
कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो हम केवल उन्हीं टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या हो, सेम हो, है ना। आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को इससे भी समझ सकते हैं कि केवल उन्हीं टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। देखो, जब आप u प्लस एटी को ऐड कर रहे हो, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हो, तो इन दोनों टर्म्स को आप तभी ऐड कर पाओगे जब इन दोनों का क्या हो, जब इन दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, लेकिन लिमिटेशंस के बारे अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। पहले और एक एग्जांपल सीख लेते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ये करेक्ट इक्वेशन है, आप लोगों ने इसको पढ़ा है। चलिए देख लेते हैं डायमेंशन के एनालिसिस के अनुसार क्या डायमेंशनल एनालिसिस भी इसको सही करार दे रहा है। तो देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है डिस्प्लेसमेंट, और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है वो है यू टी, और इसको हमने ऐड किया है हाफ ए टी के होल स्क्वायर से। तो इन सब का डायमेंशन होना चाहिए सेम। देखो, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन तो आपको पता है लेंथ होता है, तो इसको लेके कोई टेंशन नहीं है। तो देखो, यहाँ पे जो यू टी लिखा हुआ है इसका भी डायमेंशन लेंथ आना चाहिए, और हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन भी लेंथ आना चाहिए, यही आना चाहिए। अब देखो u क्या है, u है मीटर पर सेकेंड, लेंथ पर टाइम, इनटू टाइम के लिए टाइम, तो टाइम से टाइम कट गया, देखो इनका भी डायमेंशन आ गया l। अब हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन, देखो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि हाफ को मतलब हाफ तो आप हाफ तो हाफ है, उसको किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है एक्सप्रेस होने के लिए। हाफ को लेंथ की जरूरत नहीं है, हाफ को मास की जरूरत नहीं है, हाफ को टाइम की जरूरत नहीं है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, तो हाफ डायमेंशन लेस है। तो ए एक्सीलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे है टाइम का होल स्क्वायर। तो आप देख पाओगे कि टाइम से टाइम के स्क्वायर टाइम्स के स्क्वायर से कट जा रहा है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया है, लेंथ आ गया। तो हम लिखेंगे कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स वाले में खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। चलो चेक करते हैं क्या ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। वैसे तो करेक्ट है, हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा है इसको, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस सही है, ठीक है ना। देखते हैं क्या डायमेंशनली भी इसको हम सही बताएंगे। तो देखो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस है, इसका मतलब इन सब का डायमेंशन एक बराबर होना चाहिए। तो देखो, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर एल टी टू दावर -1 होता है, लेकिन होल स्क्वायर के लिए एल टू दावर 2 टी टू दावर -2, ठीक है। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा एल टू टी टू दावर -2। अब ये है एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एल। तो देखो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला आ गया एल टू टी टू दावर -2। टू का कोई भी डायमेंशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि टू को ज़रूरत ही नहीं है कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी की उसको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अब आइए कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
बेसिक जो जो अपन डायमेंशन एनालिसिस सीख जाए कि कैसे चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन सही है कि नहीं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर न्यूमेरिकल्स वाले जो फोल्डर है उसके अंदर तो न्यूमेरिकल्स आपको खूब सारे मिलेंगे। आइए अपन टोटल 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है हम आपको बताएंगे। जैसे ही अपना ये आगे आपके पास न्यूमेरिकल साइड में सॉल्यूशन ने किया, इसको पॉज पॉज करके आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है ना। पॉज करने के बाद आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, और उसके बाद आपने चेक किया, अच्छा मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, या फिर अच्छा सर ने इस तरीके से किया है, मैंने इस तरीके से किया है, तो अब बहुत नॉलेज मिलेगा इससे। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहला क्वेश्चन AIPMT 2006 में आया था, ठीक है। उस समय नीट को AIPMT का नाम देते थे। देखिए, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल्स टू at प्लस b by t plus c, where a, b and c are constant, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ a, b and c रेस्पेक्टिवली, तो a, b और c का हमें डायमेंशन निकालना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, वेलोसिटी बराबर क्या दिया हुआ है, at प्लस b बाई t प्लस c, ठीक है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपन जाएंगे आपको नोट दिखाने के लिए जो मैंने लिखा था। मैंने नोट लिखा है कि ओनली टर्म्स विच हैव सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हम केवल उन्हीं टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो। अब अगर आप यहां पे ध्यान दोगे अच्छे से, तो बच्चा टी और सी को ऐड किया गया, क्या ऐड नहीं किया गया टी और सी को। अब ध्यान दीजिए, क्या टी और सी को ऐड किया गया है, बोलो हाँ। टी और सी को ऐड किया गया है, तो अगर टी और सी को ऐड किया जाए तो टी और सी का डायमेंशन एक दूसरे के बराबर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो टी सी का आपके पास डायमेंशन आ गया, और सी का डायमेंशन क्या है बेटा, टी है। सी का डायमेंशन क्या है, केवल और केवल टाइम में, ठीक है ना। अब देखो ए बी और सी का डायमेंशन निकालने के लिए बोला गया है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में लास्ट में टी है ना, इसमें एल टी स्क्वायर है, इसमें एल है, इसमें टी स्क्वायर। आपको प्रश्न को आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मार्क कर दिया, आंसर फर्स्ट है और आगे बढ़ गए। नीट एग्जामिनेशन में फर्स्ट आंसर मार्क के आगे बढ़ गए। भाई सी का केवल और केवल टी हो सकता है, तो 2, 3 और 4 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, तो उसमें तो अपन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। ए बी भी आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आंसर तो डेफिनेटली फर्स्ट ही आना चाहिए, कोई ऑप्शन इसके पास है ही नहीं, पहला ही आना पड़ेगा। देखो आगे बढ़ते हैं। तो C और T को ऐड कर दिया, तो C और T का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बोला था कि ईच टर्म, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के ईच टर्म का डायमेंशन होना चाहिए सेम। तो देखो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L t टू द पावर -1, और ए टी का वेलोसिटी हमें देखना है, हमें यहाँ से ए निकालना है। तो देखो जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा ए टी का। आप समझो इस चीज को कि दोनों क्या है, सेम, दोनों ईच की ईच टर्म ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड शुड हैव सेम डायमेंशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या है, ईच टर्म ऑन बोथ साइड शुड हैव सेम डायमेंशन। तो देखो यहाँ पे टर्म्स क्या है, v एक अलग टर्म है, ए टी एक अलग टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स का जो डायमेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपने लिख दिया कि v बराबर ए टी, ठीक है ना बच्चों। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया v बाई टी। बोलो v कितना है सर, v होता है l t टू द पावर -1, और यहाँ पे t लिखा हुआ है, तो सर a का डायमेंशन हो जाएगा, सर ये t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा l t टू द पावर -2।
तो देखो कैसे मैच कर रहा है, 1 का क्या है, a का क्या है, LT⁻⁻²। अब कौन सा बाकी है बच्चों, b निकालना बाकी है, तो c का डायमेंशन आ गया मेरे पास और a का भी डायमेंशन आ गया मेरे पास। अब देखो b निकालना है, तो देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये पूरा का पूरा जो टर्म है, इसका डायमेंशन भी 80 के बराबर होना चाहिए और इसका डायमेंशन भी v के बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया v बराबर b/t+c। अब देखो हमने पहले ही निकाल लिया कि सर c का डायमेंशन तो t के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे b/t+t। तो ये हमने लिख दिया v बराबर b/2t, जनरली लिख दिया b/2t, t प्लस c है, अब c भी t के बराबर है तो t प्लस टी कर दिया, t प्लस टी कितना हो गया 2t। अब देखो b बराबर कितना आ गया, आप b बराबर लिख सकते हो v इंटू टी। 2 कहाँ गया रे, 2 नहीं लिखेंगे ना, 2 तो एक नंबर है, उसका डायमेंशन थोड़ी होगा, 2 तो नंबर है एक। तो देखो v के लिए क्या आया, v के लिए आया मीटर पर सेकेंड और t के लिए केवल t है, तो बच्चा पार्टी क्या हो गया, यहाँ पे बच्चा पार्टी t से t कट गया और b का डायमेंशन क्या आ गया, b का डायमेंशन केवल आ गया l। अब आपको क्या करना है, इसको दोबारा अभी तुरंत करो, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा तुरंत करो और चेक करो कि आपके सारे आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच हो गया, आप को देख के ही आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आप एक बार और करिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है ना, देखो द इक्वेशन ऑफ वेव, वेव हम लोग आगे पढ़ेंगे। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय, देखो वेव का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा x बाई वी माइनस के, ठीक है ना। इक्वेशन देखे घबराओ मत, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज लीनियर वेलोसिटी, तो v लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और लीनियर वेलोसिटी होता है केवल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, जो अपन लिखते हैं LT⁻²। द डायमेंशन ऑफ k इज, ठीक है ना, द डायमेंशन ऑफ k इज। अब हम आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं कि जो x जो है ना, x हमारा डिस्टेंस है और y भी हमारा डिस्टेंस है ना, ये भी लेंथ होता है और ये भी लेंथ होता है। तो इसके सहारे से करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया नोट में बताया था कि ओनली टर्म्स विच हैव सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो केवल उन्हीं टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके डायमेंशन सेम हो। क्या हम लोग यहाँ पे एक्स वी माइनस के नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इन टर्म्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उन्हीं टर्म्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जा सकता है जिनके डायमेंशन क्या हो, सेम हो, तो दोनों को बराबर कर दो एक दूसरे के। तो के बराबर क्या आ गया, एक्स अपॉन वी, तो के का जो डायमेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए लेंथ अपॉन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये हो गया मीटर और ये हो गया LT⁻⁻1। तो L से L कट जाएगा, T⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो K का जो डायमेंशन है वो T के बराबर आ गया है। बोलो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, सेकेंड ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं, फिर 4 5 करेंगे आगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा सवाल, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय दिस। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जो ये जिस तरीके से टाइम पर डिपेंड कर रहा है वो p इक्वल्स टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल, मतलब e टू द पावर माइनस अल्फा और ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। वेर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड t इज टाइम, द कांस्टेंट अल्फा इज, अब देखो एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, अगर अपन एक्सपोनेंशियल को देखें तो इसके ऊपर जो पावर होगा ना, ये एक्सपोनेंशियल एक नंबर है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू टी स्क्वायर को भी क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। और सबसे अच्छा डायमेंशन लेस जो क्वांटिटी होती है ना, वो 1 होती है। अगर कोई भी चीज डायमेंशन लेस है तो आप उसको 1 के बराबर कर देना बेटा, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज डायमेंशन लेस होनी चाहिए, आप उसको 1 के बराबर कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा इंटू टी स्क्वायर बराबर हम लोग देंगे 1। तो यहाँ पे अल्फा बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में टी स्क्वायर। तो अल्फा का जो डायमेंशन हो जाएगा
वो हो जाएगा टी टू द पावर -2। तो ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल वाला भी, हम एक्सपोनेंशियल का फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता है। तो आप कोई भी डायमेंशनलेस जो क्वांटिटी हो आप उसको 1 के बराबर कर दो, ठीक है ना। साइन के अंदर भी जो लिखा होता है वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, इट हैज डायमेंशन टी टू द पावर -2, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। द इक्वेशन ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। आप सबको पता है, हम लोगों ने इसको केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो ये है P प्लस ए अपॉन वी का होल स्क्वायर, जहाँ पे P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना। तो हमें किसका डायमेंशन निकालना है ना, हमें डायमेंशन निकालना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। अगेन मैंने आपको कि केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड किया है तो हम लिख देंगे P बराबर ए अपॉन वी स्क्वायर। बात यही खत्म हो गई, ए बराबर आ गया P बटे वी स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। ये हो गया प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और ये लिखा हुआ है वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब बताते हैं हम फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया सर, ये हो गया ml (T⁻⁻²), बोला था याद करने के लिए। एरिया मतलब हो जाएगा एल स्क्वायर, वॉल्यूम होता है एल क्यूब। एल क्यूब को अगर आप स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, L⁻⁶ हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा L⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना L⁻⁶ हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अपन यहाँ पे चेक करें तो ये हमारा एक L से एक L कट जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो अगर अपन देखें, अच्छा ये वी स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अपना सिली मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, अपन ने तुरंत पकड़ लिया इसको, चलो है ना, अच्छा हुआ तुरंत पकड़ लिया। तो ये A बराबर हो गया P इंटू वी स्क्वायर, ठीक है ना। अपन ने P डिवाइड कर दिया तो उसको, कोई बात नहीं। तो ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो गया वी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अपन F को क्या लिख देंगे, M, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको। तो F बराबर हो जाएगा M L T⁻², और ये यहाँ पे आ जाएगा, एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, और वॉल्यूम जैसे कि मैंने आपको बताया एल क्यूब का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, L⁻⁶ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये एक एल से एल कटा, तो ये लिखा हुआ है M T⁻⁻² L⁻⁶ अपॉन एक और एल बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा M L⁵ T⁻², ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है अपना। अपना जो आंसर मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखो, अ फोर्स F इज गिवन बाय, तो एक फोर्स इस तरीके से दिया हुआ है, F इक्वल्स टू AT प्लस BT होल स्क्वायर, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर, बहुत इजी है, ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एंड बोथ साइड शुड बी सेम ईच टर्म। तो F बराबर AT लिख दिया, तो यहाँ पे A बराबर आ गया F अपॉन T। तो आपको पता है F होता है mL(T⁻⁻² अपॉन T कर देंगे, तो A का जो डायमेंशन आ जाएगा, A का डायमेंशन हमारे पास है mL(T⁻⁻3), ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही बैठ जाएगा, और बी का आना चाहिए mL(T⁻⁻4). कर लेते हैं बी को भी। तो देखो, बी को करने के लिए हमें करना पड़ेगा F इक्वल्स टू बी टी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो b बराबर आ गया F अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mL(T⁻⁻2 अपॉन टी स्क्वायर। तो b का जो फॉर्मूला आ चुका है डायमेंशनल, ये डायमेंशन इक्वेशन आ गया इसका mL(T⁻⁻4). तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर गया, ठीक है बच्चों। तो ये रहा फर्स्ट एप्लीकेशन। और अच्छा, एक और बात अपनी रह गई है कि इम्पॉर्टेंट एक नोट रह गया है, तो उस नोट को भी इसी के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, वरना नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताना पड़ेगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि every dimensionally wrong equation
is wrong, but every dimensionally correct equation may or may not be physically correct. है ना, ये इसकी लिमिटेशन है. अब मैंने क्यों ऐसा लिखा कि एवरी डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज रॉन्ग. अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तो वो फिजिकली तो गलत होगा ही होगा, ये तो निश्चिंत हो जा. अगर कोई भी दिया हुआ है, अगर मान लो एस इक्वल्स यूटी प्लस हाफ से जो भी दिया हुआ है इक्वेशन, अगर ये डायमेंशनली गलत है तो वो डेफिनेटली फिजिकली गलत है. लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो भी सकता है और फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है. हम इसका एग्जांपल देते हैं. मान ले बच्चा कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन लिखते हैं हम लोग s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर. एक और इक्वेशन लिखते हैं हम s इक्वल्स टू यू टी प्लस 100 ए टी का होल स्क्वायर. अब बता फिजिकली कौन सा करेक्ट है. ये फिजिकली करेक्ट है, आपको पता है ये फिजिकली क्या है, करेक्ट है. और ये फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट है. अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ये इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है. तो ये फिजिकली करेक्ट है और ये फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट है या रॉन्ग है. लेकिन अगर आप डायमेंशन चेक करो तो s की डायमेंशन क्या है. अगर आप यहाँ s की डायमेंशन करो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर, तो s का जो डायमेंशन आएगा ये आएगा लेंथ, यू टी का डायमेंशन आएगा ये भी आएगा लेंथ, मैंने पहले चेक कराया हुआ है, और हाफ ए टी का स्क्वायर ये भी डायमेंशन आएगा लेंथ. तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है. तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और ये फिजिकली भी करेक्ट है. लेकिन अगर आप इसका डायमेंशन देखो तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ए टी का स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस 100 ए टी का स्क्वायर. अब अगर आप इसका डायमेंशन निकालोगे ना तो देखो s का डायमेंशन भी लेंथ आएगा, यू टी का डायमेंशन भी लेंथ आएगा, और 100 ए टी का स्क्वायर भी डायमेंशन क्या आएगा, लेंथ ही आएगा. क्योंकि हाफ और 100 एक नंबर्स है, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है. तो हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन भी लेंथ है और 100 ए टी स्क्वायर का डायमेंशन भी लेंथ है. तो इस जो सेकेंड वाला इक्वेशन मैंने लिखा है डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन भी डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन हमें ये पता है कि ये फिजिकली इनकरेक्ट है क्योंकि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, कभी 100 ए टी स्क्वायर नहीं होता है. तो आप अगर इसको डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हो तो अगर वो डायमेंशनली गलत है, अगर ईच टर्म सही नहीं मैच हो रहे, अगर ईच टर्म के डायमेंशन सेम नहीं है, तो आप ये 100% दावे से कह सकते हो कि ये इक्वेशन गलत है. लेकिन अगर ईच टर्म मैच हो रहे हैं डायमेंशनली तो आप दावे से नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सही है. आप कह सकते हो कि ये सही हो भी सकता है, ये सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं उनका डायमेंशन नहीं होता है, उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है. तो हाफ ए टी स्क्वायर के जगह में अगर हम 100 ए टी स्क्वायर भी लिख दें तो भी वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन वो फिजिकली क्या होगा, इनकरेक्ट. तो ये है इसका लिमिटेशन. ठीक है बच्चों, तो आज लेक्चर फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ तक रहा. नेक्स्ट डे अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे. तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.